अस्सलाम वालेकुम, प्रोफेसर अदील अजमत। और आज का मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वॉन, WON, जिसका मतलब है वॉर ऑफ नर्व्स। अब ये वॉर ऑफ नर्व्स क्या चीज है, प्रोपेगेंडा क्या चीज है, प्री वॉर, वाइल वॉर और पोस्ट वॉर प्रोपेगेंडा क्या होता है, मैं इन तमाम चीजों के मतलब आज आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो हमें प्रोपेगेंडा को देखना पड़ेगा कि व्हाट इज प्रोपेगेंडा। द यूज ऑफ मीडिया and the use of any tool, print or electronic, ठीक है, इंटरनेट, you can include internet in it, print, electronic, इंटरनेट, इन तमाम टूल्स को यूज करते हुए, तमाम सोशल मीडिया को अब यूज करते हुए आप अपने नैरेटिव को कैसे बिल्ड करते हैं, दैट्स कॉल्ड द प्रोपेगेंडा इन अ वॉर सिचुएशन। क्या आप कैसे, प्रोपेगेंडा इज नॉट ऑलवेज कि हम इसको नॉर्मली लेते हैं फॉल्स न्यूज को फैलाना, प्रोपेगेंडा करना। हम कहते हैं यार प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा स्टेम्स फ्रॉम द वर्ड प्रोपेगेट। प्रोपेगेट होता है आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आगे कैसे पहुंचाते हैं। सो फ्रॉम प्रोपेगेट एंड डूइंग प्रोपेगेशन इज प्रोपेगेंडा। तो इट्स नॉट अ नेगेटिव टर्म जनरली, लेकिन किस तरीके से इसको ले लिया जाता है वो ऑफ कोर्स वर्ड की जो एक्सेप्टेंस होती है वो सोसाइटी में कैसे होती है, दैट्स अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। तो प्रोपेगेंडा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिटर्मिनिंग हु विंस द वॉर, हु लूजेस द वॉर। देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जिसको एक्सप्लेन किया जाना बहुत जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान ने इस दफा जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रोपेगेट किया वो इतना इफेक्टिव था कि दूसरे मुल्क ने भी उसको एक्सेप्ट किया that this was the best use of the means of communication, whether it be social media, whether it be diplomacy, और आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बेहतरीन तरीके से प्रोपेगेट कर दिया। अब ये जो प्रोपेगेंडा होता है ये वॉर ऑफ नर्व्स का एक हिस्सा होता है। अच्छा, वॉर ऑफ नर्व्स क्या है? वॉर ऑफ नर्व्स ये इससे पहले कि जंग हो, इससे पहले कि क्लैशेस हो, इससे पहले कि दोनों मुल्कों की आर्मी या एयरफोर्स या नेवी आपस में इंगेज करे, एक ऐसी इन्वायरमेंट बनाई जाए जिसमें आप अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको प्रोपेगेट करें कि वो ऑब्जेक्टिव्स मीट हो रहे हैं या मीट होने लगे हैं, या दुश्मन जो है वो वीकर साइड पे है। इस तरीके से अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रोपेगेट करना कि दुश्मन वीक, कमजोर और गलत लगे, उसकी नर्व्स को अटैक करना, मतलब उन लोगों की नर्व्स को अटैक करना जो दूसरे मुल्क में है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा, सबसे बड़ी एग्जांपल जो मैं वॉर ऑफ नर्व्स की दूंगा वो मैं दूंगा जब पाकिस्तान और इंडिया के बीच क्लैशेस चल रहे थे। ऑन वन नाइट व्हेन द मिसाइल्स वर बीइंग एक्सचेंज्ड, यहां पे मिसाइल गिर रहे थे, पाकिस्तान यहां से मिसाइल वहां पे फेंक रहा था, तो अगर पूरी रात की टेलीकास्ट उनकी देखी जाती तो रात को वो कराची भी पहुंच गए, बलूचिस्तान भी उन्होंने अलग करा लिया, लाहौर का एक पोर्ट था उसी पोर्ट को भी वहां पे भी पहुंच गए, बंदरगाह पे भी पहुंच गए लाहौर की। बेसिकली ऑल्दो दे मेड अ फन ऑफ देमसेल्व्स, उन्होंने ओवर प्रोपेगेट किया, ओवर प्रोपेगेंडा किया। अब वो ओवर प्रोपेगेट करने का मतलब ये होता है कि ऐसी चीजें प्रोपेगेट करना जो कि लॉन्ग टर्म स्टैंड नहीं कर सकती द टेस्ट ऑफ रियलिटी। मतलब जब आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और एक खास लिमिट से भी बढ़कर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रोपेगेट करने की कोशिश करते हैं, रीजन और लॉजिक निकालने की कोशिश करते हैं, तो शॉर्ट टर्म में तो आपको फायदा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये फायर बैक करता है। जिस तरीके से इंडियन अवाम ने फायर बैक किया कि आपने हमें रात को क्या क्या ख्वाब दिखाए, हमने तो ये समझा था कि लाहौर भी चला गया, कराची भी चला गया, बलूचिस्तान आजाद हो गया और पाकिस्तान तो रहा ही नहीं। 20% आपने एयरफोर्स जो है पाकिस्तान एयरफोर्स की वो खत्म करा दी अपने प्रोपेगेंडा में, 20%। तो ये वॉर ऑफ नर्व्स है कि आप दूसरे मुल्क के अवाम के जहन में ये इमेज डालें कि वाकई इतनी डिस्ट्रक्शन होगी। चलो अगर वो इतना नहीं भी मानेंगे, वो ये कहेंगे यार इतनी डिस्ट्रक्शन नहीं हुई, वो ये कहेंगे हाँ हुई तो बहुत हुई होगी। मतलब अगर आप इतना झूठ बोलेंगे तो एटलीस्ट उसका 10% तो वो एक्सेप्ट करेंगे। तो दिस इज वॉर ऑफ नर्व्स, यू प्ले विद द नर्व्स ऑफ द एनिमी। तो ये चीज होती है वॉर ऑफ नर्व्स। अब इस वॉर ऑफ नर्व्स में प्रोपेगेंडा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो होता है वो एलिमेंट होता है। इंडिया ने इस दफा गलती ये की कि इस वॉर ऑफ नर्व्स में
प्रोपेगेंडा को इतना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, इतना ज्यादा फैलाया और इतना रियलिटी से हट के एक पेश किया कि इट वॉज प्रिटी ऑब्वियस दैट इट वॉज अ फॉल्स प्रोजेक्शन. देयर वॉज नो ट्रूथ इन इट. अच्छा, पाकिस्तान ने गुरेज किया. फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान ने बताया कि 5 तैयारे मार गिराए. ठीक है, पाकिस्तान कुड हैव सेड मच मोर, लेकिन पाकिस्तान को पता था कि रियलिटी क्या है, क्या रियलिटी निकलेगी. 6th जो तैयारा था वो हमारी कंफर्मेशन आई 1-2 दिन पहले. वजीर आजम ने कहा 5 ही 6, क्योंकि वो 6th को इसलिए ऐड नहीं करना चाह रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि 6th जिसकी हमारे पास फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है, हम उसको बता दें, हम उसको किसी भी तरीके से कन्वे कर दें और वो फॉल्स न्यूज हो जाए. तो दैट सॉर्ट ऑफ अ प्रोपगेशन ऑफ द आइडिया और द फैक्ट हार्म्स द क्रेडिबिलिटी. अब मैं आपको बताता हूं इससे फर्क क्या पड़ा. इससे फर्क यह पड़ा कि इंडियन मीडिया ने रातों रात कुछ ही दिनों में अपनी क्रेडिबिलिटी इस हद तक लूज की कि इवन पीपल हु यूज्ड टू ट्रस्ट इंडियन मीडिया, इंडियंस देमसेल्व्स, दे हैव स्टॉप्ड ट्रस्टिंग इंडियन मीडिया. इंडियन से खुद अपने मीडिया के ऊपर ट्रस्ट करना छोड़ दिया. बहुत से पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के चैनल्स वो देखने शुरू हो गए. आप ये देखें कि प्रोपेगेंडा ने कितना एक नेगेटिव रोल प्ले किया, क्योंकि वो प्रोपेगेंडा आउट ऑफ द ऑर्डिनरी था. वो प्रोपेगेंडा रियलिटी से इस कदर हटके था, इस कदर हटके था कि जब उस प्रोपेगेंडा का पता चला कि यार ये तो बिल्कुल ही हट गया, तो उससे नुकसान क्या हुआ कि वो तमाम चैनल्स, वो तमाम अवाम, वो तमाम लोग जो उस प्रोपेगेंडा का हिस्सा बने थे फैलाने में, उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर दी. मैं आपको इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल दूंगा. बरखा दत्त, वो यहां पे एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट मानी जाती थी पाकिस्तानी कम्युनिटी में, लेकिन जितनी उन्होंने क्रेडिबिलिटी लूज की, देयर वाज अ टीवी शो जिसमें एक पाकिस्तानी पार्टिसिपेंट ने कहा था कि रफाल्स डिडंट गो डाउन दैट क्विक एज वेंट डाउन द क्रेडिबिलिटी ऑफ बरखा दत्त. अब आप मुझे ये बताएं कि वो सारी जिंदगी जो आप एक रेपुटेशन बनाते हैं, आप आगे लेके चलते हैं, आप बहुत छोटी छोटी सी बातों पे, बहुत छोटी बातों पे कि लोगों को खुश कर ले, एक 24 घंटे के लिए खुश करते. मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं. दूसरी एग्जांपल ये है, इन्होंने कल क्या किया, इन्होंने ट्वीट्स की कि पाकिस्तान ने, चूंकि चकलाला के ऊपर जो मिसाइल अटैक हुआ है, इसकी वजह से चकलाला से अब ये जीएचक्यू मूव कर रहे हैं इस्लामाबाद. वेरी गुड, एक्सीलेंट. मतलब आप ये देखें कि इनको ये भी नहीं पता कि जीएचक्यू है कहां पे. और ये तमाम के तमाम जो उनके मेन मीडिया तमाम एडिटर्स हैं, उन्होंने ये जनाब तमाम की तमाम अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ये चीज शेयर कर दी. अब पाकिस्तानी तो इसमें हंसेंगे, मुस्कुराएंगे कि जीएचक्यू चकलाला में नहीं है. अब हमें यह भी पता चल गया कि आपको पता ही नहीं है कि जीएचक्यू है कहां. GHQ is in Rawalpindi, Chaklala is in Rawalpindi, it doesn't make GHQ to be in Chaklala. This is not a mathematical equation. If A is equal to B and B is equal to C, so A is equal to C. GHQ वहां से कुछ भी नहीं तो मेरे ख्याल में 5 किलोमीटर दूर है कम से कम. और जहां तक GHQ के शिफ्ट होने की बात है, ये मुशर्रफ जमाने से यही बातें हम सुनते आ रहे थे, क्योंकि जीएचक्यू ने इस्लामाबाद में शिफ्ट होना था, क्योंकि वहां पे आपको पता है एयर हेडक्वार्टर्स भी इस्लामाबाद में जा चुका है, नेवल हेडक्वार्टर्स भी इस्लामाबाद में है, तो इट मेक्स सेंस दैट द आर्मी हेडक्वार्टर शुड आल्सो बी शिफ्टेड ओवर देयर. तो एक पूरा डिफेंस कॉम्प्लेक्स है जिसमें तीनों आर्म्स को इकट्ठा होना है, और ये 15-20 साल पुरानी बात है. आप कहां की बात कर रहे हैं? तो जीएचक्यू इज नॉट इन चकलाला, पहली बात. दूसरी बात, जीएचक्यू अगर यहां से इस्लामाबाद अपनी जगह चला भी जाएगा तो वो यहां से एयरपोर्ट से 7, 8 या 10 माइल्स के फासले पे है. मतलब यू लुक एट गूगल मैप्स, इट मेक्स नो सेंस व्हाट यू आर सेइंग. आप अपने थोड़े से एनालिसिस में थोड़ा मैच्योर हो जाइए. आपने इतनी क्रेडिबिलिटी लूज कर ली है इस तमाम आफ्टर पोस्ट पुलवामा चीज में कि अब आप वॉन यू में भी बहुत पीछे रह गए, विच इज वॉर ऑफ नर्व्स. वॉर ऑफ नर्व्स में ये देखें, आप पाकिस्तानी अवाम में फियर इंस्टिल नहीं कर पाए.
आपका ये एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव था कि पाकिस्तानी अवाम के अंदर फियर आ जाए। आपको पता है इस जंग में जितनी मीम्स बनी, इस जंग में जितने फनी वीडियोस बनी, यू कांट इमेजिन, इट वाज लाइक वी वर हैविंग अ ग्रेट टाइम। अब ये अच्छी बात है, बुरी बात है, आई एम नॉट कंटेस्टिंग दिस थिंग, आई एम जस्ट सेइंग कि पाकिस्तानी अवाम दे डिडंट इवन टेक यू सीरियसली। हम आपको इतना सीरियस लेते ही नहीं, हम आपको इतना बड़ा थ्रेट लेते ही नहीं है। इवन व्हेन दीज ड्रोन्स वर फ्लाइंग अराउंड, रावलपिंडी की फूड स्ट्रीट में एक गिरा था, यहां पे बिल्कुल भी कोई भी खौफ का एलिमेंट नहीं था, कोई खौफ नहीं था, कोई टेंशन नहीं थी, देयर वाज नथिंग। बट व्हाट वाज देयर ऑन योर साइड? परहैप्स इट वाज टू मच फॉर यू टू हैंडल। यू ऑल नो कि जो केओस हुआ आपके बड़े शहरों में, जो आवाम को परेशानी हुई, रोती हुई आवाम दिखाई गई, यहां पे तो समाई कुछ और था। यू हैव टू मेक कंपैरिजंस ऑन द ग्राउंड, what actually happened on your side, what actually happened on our side. किसी शहर में, किसी गांव में, किसी गली में, किसी घर में फियर नहीं था। हाँ ये जरूर था यार क्या हो रहा है, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ अवाम है, लोग हैं, ये तो मीडिया तो पॉइंट कुछ परसेंट जो है वो अवाम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि करें वॉर करें, वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है। इंडिया के तमाम अवाम तो जंग नहीं चाहते। इस अटैक के बाद a lot of things have changed. मैंने आपको यह कहा था कि पाकिस्तान ने आपके इस एडवेंचरिज्म से बहुत कुछ गेन किया है, जैसे 2019 में गेन किया था। अब 2019 में क्या गेन किया था ये भी आप सुन लीजिए। 2019 में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने वो कॉन्फिडेंस गेन किया था जो कुछ हद तक आफ्टर कारगिल, क्योंकि कारगिल में पाकिस्तानी एयरफोर्स कुडंट compete, it was not a part of the efforts as well, लेकिन ऑफ कोर्स बीवीआर एंगेजमेंट में हम पीछे रह गए थे। तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने 2019 में कॉन्फिडेंस गेन किया था, और आफ्टर दिस पहलगाम, पुलवामा के बाद कॉन्फिडेंस गेन किया बीवीआर एंगेजमेंट्स में। पहलगाम के बाद हम बीवीआर एंगेजमेंट से बहुत आगे चले गए, बहुत आगे चले गए। अब हम बीवीआर की बात नहीं करते। तो पुलवामा के बाद तो हम लोग जो आपने बालाकोट में स्ट्राइक की और देन वी स्टार्टेड द स्विफ्ट रिटॉर्ट, हम लोगों ने उससे गेन किया बीवीआर एंगेजमेंट्स में एक एज। AIM-120C आप उठा के फिरते रहे, चलें आप ये मान लें कि वो AIM-120C की वजह से गिरा आपका MiG-21। पहलगाम के बाद जब आपने एडवेंचर यहां पे किया तो आपको जो जवाब दिया, हम लोग AIM-120C से बहुत आगे चले गए। वी डोंट नीड AIM-120C, हमें नहीं चाहिए। दिस इज द स्पैरो, दिस इज F-16 स्पैरो। तो AIM-120C अब हमें नहीं चाहिए, वी डोंट नीड इट एनीमोर, वी आर गुड विद PL-15। मैं अपने आप को वॉर ऑफ नर्व्स के ऊपर ही रखूंगा। अब हम आते हैं प्री वॉर के बाद ड्यूरिंग वॉर। ड्यूरिंग वॉर मैंने आपको बताया कि प्री वॉर में तो इन्होंने पूरा एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि इस तरीके से ये जो दहशतगर्द थे ये पाकिस्तानी टेरिटरी से ऑपरेट किया इन्होंने, पाकिस्तान बैग थे, और दे ट्राई टू मेक अप अ नैरेटिव। दे कुडंट डू दैट, दे कुडंट डू दैट, क्योंकि पाकिस्तान इस दफा पहले से तैयार बैठा था। पाकिस्तान को पता था, नाउ वी नो कि आपके पास क्या क्या कार्ड्स होते हैं। इससे पहले कि आप अपना नैरेटिव दुनिया तक लेके जाते हैं, हमने दुनिया को पहले बता दिया कि वी आर रेडी टू पार्टिसिपेट इन एनी इन्वेस्टिगेशन दैट यू स्टार्ट, क्योंकि हम लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है, हम लोग इसको कंडेम करते हैं, इसमें इन्वॉल्व नहीं है। हमने आपसे ये इनिशिएटिव ले लिया। हमने जब आपसे ये इनिशिएटिव ले लिया, आप अपने नैरेटिव को उस तरीके से सामने नहीं ला सके, क्योंकि नैरेटिव आपने बहुत वीक बनाया। ये अभी मैं
प्री वॉर वॉर ऑफ नर्व्स की बात कर रहा हूं, प्रोपेगेंडा की बात कर रहा हूं। आपने जो केस बिल्ड करने की कोशिश की वो केस बहुत वीक था कि यार अभी अटैक हुआ है, 5 मिनट बाद उसकी एफआईआर हो गई है। उसी एफआईआर में पता चल गया कि ये जो अटैक करके गए जो पकड़े भी नहीं गए, जो अटैक करके गए हैं, जो पकड़े नहीं गए हैं, उनका 5 मिनट बाद पता चल गया कि पाकिस्तान से आए थे। बाय द वे वो अभी भी नहीं पकड़े गए। तो जब आप इन नैरेटिव्स के ऊपर एक केस बिल्ड करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो दुनिया पागल तो नहीं है। दुनिया आपके ये जो टेलीविजन चैनल्स में ये जो लोग आते हैं जो एक कॉमेडी करते हैं, इंसल्टिंग डार्क कॉमेडी, दुनिया उनको नहीं सुनती है, दुनिया रीजन और लॉजिक को देखती है। तो आपने जो प्री कॉन्फ्लिक्ट वॉर ऑफ नर्व्स थी उसके प्रोपेगेंडा में आपने बहुत सारी फॉल्ट लाइंस छोड़ दी। पाकिस्तान ने प्रिएम्प्टिव हुआ, पाकिस्तान न्यू के हमारा ये जो मुल्क है, जो हमारा नेबर है, ये किस तरीके से ऑपरेट करता है, इसका तरीका क्या। तो पाकिस्तान ने इससे पहले कि आप अपने नेगेटिव प्रोपेगेंडा को दूसरे मुमालिक तक लेके जाते, हमने तमाम मुमालिक को ऑन बोर्ड लिया कि देखें ये है रियलिटीज। ये नहीं स्टैब्लिश कर पाए, इन्होंने 5 मिनट के बाद ये बात करनी शुरू कर दी कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है। हम फिर भी, ऑल्दो ये हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, हम फिर भी तैयार हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करें, हम उसमें भरपूर तावन करेंगे। तो पाकिस्तान टुक दैट इनिशिएटिव फ्रॉम द इंडियंस, लेकिन बिकॉज दे वर बेंट अपॉन, और उनकी एक आदत बनी हुई थी, वो आदत दुनिया अमेरिका ने खास तौर पे इन्हें पैम्पर करके इन्हें खराब किया हुआ था कि यार यू डू व्हाट यू लाइक। आप चूंकि एक उभरती हुई सुपर पावर है, राइजिंग पावर है, तो आप जो भी करेंगे हम आपके साथ हैं। यूरोप को एक आदत पड़ी हुई थी अमेरिका को इंडिया को पैम्पर करने की। तो इंडिया को यह जब बताया गया था कि यार आप क्वाड के बहुत बड़े मेंबर हैं, आप तमाम इंपॉर्टेंट चीजों में आप शामिल हैं, तो इंडिया न्यू के यार मुझे ज्यादा इनको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, आई गो विद द स्ट्राइक्स, आई गो विद द स्ट्राइक्स। अच्छा, यही वो कॉम्प्लेक्सेस थे जिसकी वजह से ये जो फॉरेन अफेयर्स में है जयशंकर, ही टोल्ड कि हमने पाकिस्तान को पहले बताया था कि हम इधर हिट करने लगे हैं, हम टेररिस्ट को हिट करने लगे हैं, आप बीच में मत आइएगा। अगर तो ये सही है, अगर उन्होंने यही बात की है तो उन्होंने दो काम किए हैं। एक तो बहुत बेवकूफाना से हरकत की है कि पाकिस्तान को इससे पहले कि वो स्ट्राइक करें, दे हैव टोल्ड द पाकिस्तानी अथॉरिटीज कि भाई आप रेडी हो जाएं, हम आ रहे हैं। वन ऑफ द मोस्ट स्टूपिड थिंग्स टू डू, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपने ऐसा कह दिया तो आपसे बड़ा स्टूपिड कौन होगा दैट यू आर सेइंग दैट वी आर गोइंग टू इंट्रूड इन योर टेरिटरी, वी आर गोइंग टू स्ट्राइक इन योर टेरिटरी, डोंट रिटेलिएट, क्योंकि ये आपके अगेंस्ट नहीं है, ठीक है। फिर पाकिस्तान भी स्ट्राइक करे क्या आरएसएस को आपकी टेरिटरी में, और साथ में आपको यह कहे कि आप बीच में मत आइएगा, ये आपके अगेंस्ट नहीं है। तो दुनिया उतनी बेवकूफ नहीं है जितना इन्होंने समझा हुआ है। इन्होंने यह समझा हुआ है कि हम कोई भी एक्ट करेंगे, बिकॉज आप जयशंकर के पिछले रिकॉर्ड देख लें कि वो जिस भी यूरोपियन कंट्री में जाते हैं, जब अमेरिका जाते हैं, उनकी एक खास एक तरीकाकार होता है लोगों को लेक्चर देने का, ऐसे बात करने का, दैट ही इज अ टीचर एंड अदर पीपल आर द स्टूडेंट्स। फॉरेन पॉलिसी के वो स्टूडेंट्स हैं। ये बहुत ऊंचाई से जमीन के ऊपर गिरे हैं, इसलिए आप इनको अगर इस तरीके से देखेंगे तो जस्टिफाई हो जाएगा इनका अब इस किस्म की हरकतें करना। इट्स अ बिग शॉक फॉर देम। तो प्री वॉर प्रोपेगेंडा, वॉर ऑफ नर्व्स में इन्होंने पहले तो यह काम किया। वाइल्ड वॉर में इन्होंने क्या किया, सबसे बड़ी मिस्टेक ये की कि चीजों को इतना आउट ऑफ प्रोपोर्शन प्रोपेगेट किया कि वो किसी भी तरीके से, किसी तर्ज अमल से जस्टिफाइबल थी ही नहीं। आपने फोर्सेस को उतार दिया, जनाब लाहौर कैप्चर कराया, आपने कराची बिल्कुल खत्म करा दिया, आपने बताया कि शहबाज शरीफ साहब कहीं अंडरग्राउंड हो गए हैं, आर्मी चीफ किसी बंकर में चले गए हैं, बलोचिस्तान अलग हो गया है। और अगर आप इनके पूरे एनालिसिस को देखें तो इन्होंने तो उस रात कब्जा कर लिया था। तो जब आप नैरेटिव को इतना, आप
वॉर ऑफ नर्व्स में आप अगर ऐसी बात करते भी हैं तो उस हद तक करते हैं कि अगर एक बात 7 पॉइंट्स तक हुई है तो आप उसको 9 पे ले जाते हैं, 9 पॉइंट्स तक हुई है आप उसको 12 पे ले जाते हैं, ताकि वो एक प्रेशर बरकरार रहे। आपने क्या किया, 9 को 9000 पे ले गए। अब 9 टू 9000 तो कहीं से जस्टिफाइबल नहीं था, तो 4 या 5 घंटे तो आपने अपने मुल्क में खूब इंटरटेनमेंट कराई। लेकिन विद द कमिंग और राइजिंग ऑफ द सन, व्हेन द रियलिटी स्टार्टेड डॉनिंग, आपको पता चला यार, इंडियन अवाम को पता चला ये तो पाकिस्तान तो कैप्चर हो जाना था, चाहिए था। ये क्या हो रहा है, वहां पे तो तमाम लाइफ नॉर्मल चल रही है, वहां पे तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ। इसी तरीके से आपने जब अपनी स्ट्राइक्स की तो जो एयरफोर्स का आपने 20% जो है नुकसान करा दिया, 20%, 20% ऑफ द एसेट्स वाइप्ड आउट। ठीक, क्रिस्टीन फेयर, जो मेरी पिछली वीडियो थी, क्रिस्टीन फेयर ने आपसे कहा ये आईना देख लो, बस खामोश हो जाओ। वो चूंकि आपके इतनी हिमायत याफ्ता थी कि आपको ये नहीं कह सकी, कि कोई और बात नहीं कर सकी, आपको बहुत तमीज से उन्होंने कहा ये सब बकवास है। सबसे सॉफ्ट वर्ड वो यही यूज कर सकती थी, ये सब बकवास है। तो वाइल जो कॉन्फ्लिक्ट था उसमें भी आप वॉर ऑफ नर्व्स नहीं कर सके, बल्कि उल्टा इसका इफेक्ट आया इंडिया की अपनी आवाम के ऊपर। अब हम आ जाते हैं पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट। अब पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट ये सब काम चल रहा है, पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट में भी ये वॉर ऑफ नर्व्स है कि अपनी आवाम को ये बताएं, देखें इनका जीएचक्यू चेंज हो रहा है, देखें हमने इतनी जबरदस्त स्ट्राइक की थी, अब इनका जीएचक्यू यहां से मूव होकर इस्लामाबाद जा रहा है। इनकी आवाम को चाहिए कुछ सवाल पूछें कि इस वजह से जा रहा है कि चकलाला के ऊपर एक मिसाइल आके अगर गिरा है तो जीएचक्यू यहां पे से चकलाला है भी नहीं है, चकलाला नहीं है, इन्हें सबसे पहले जीएचक्यू कहां है इन्हें ये नहीं पता, और वहां से क्या 10 किलोमीटर दूर चले जाएंगे, तो इट मेक्स नो सेंस कि ए पॉइंट के ऊपर मिसाइल गिरा है तो ये बी पॉइंट पे चले जाएंगे जो उसके बिल्कुल साथ है। क्यों वहां पे मिसाइल नहीं गिर सकता? कम ऑन, ग्रो अप। तो पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट वॉर ऑफ नर्व्स में इनसे बहुत बड़ी गलतियां हो रही हैं, दे आर मेकिंग ब्लंडर्स। जो मेजर गौरव आर्य है उसने इंडिया और ईरान की बहुत पुरानी एक रिलेशनशिप थी डिप्लोमेटिक, वो उसने अपनी जबान से कितनी नफरत कमाई। अब ये लग गया टर्की के पीछे, के टर्की ने ड्रोन्स फराहम किए। भाई रफेल आपको फ्रांस ने दिए थे, जिसको हमने बड़ी खुशी से गिरा दिया था। रफेल आपको फ्रांस ने दिए थे ना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने आज ही अनाउंस किया है, लाहौर का मीनार पाकिस्तान का एक हम लोगों ने पिक्चर लगाई है, एक आईफल टावर की लगाई है, और इन दोनों को साथ जोड़ा और कहा है डायरेक्ट फ्लाइट्स फ्रॉम लाहौर टू पेरिस। वो आपको 111 रफेल भी दे दें तो पाकिस्तानी इन चीजों से, हम तो ये चीजें सोचते भी नहीं है जिन चीजों के मुतालिक आप अपना इतना दिमाग लगाते हैं, इतना सोचते हैं आप इन चीजों के ऊपर, छोटी छोटी चीजों के ऊपर। कि अच्छा अमेरिका ने हमें F-16 दिए थे, वो F-16 फ्लाई भी किए, अमेरिका से भी ऐसे ही नाराज हो जाए, बाइकआउट करें अमेरिका का, कीजिए ना। फ्रांस ने हमें सबमरीन्स दी, जिन्होंने आपको रफेल दिया हमें सबमरीन्स दी, नाराज हो जाइए, बाइकआउट कीजिए। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अब आप बांग्लादेश के पीछे पड़ेंगे, बिकॉज अब एक एक बंदे को जब डिफीट हो जाती है और मुंह की खानी पड़ती है, और खुसूसन एक ऐसे बंदे को जिसकी ईगो उसके कद से कई गुना बड़ी होती है। अगर ईगो अपने मुताबिक हो तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अगर ईगो आपके कद से बहुत बड़ी हो, जितना कद है उससे बहुत बड़ी हो, तो प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं। तो अब आप बांग्लादेश के पीछे पड़ जाएंगे, आप अब अफगानिस्तान के साथ देखना ये चाह रहे हैं हम किस तरीके से पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करें। नो प्रॉब्लम, वी कैन डील, वी कैन डील, हम बहुत अच्छे तरीके से आपकी मूव्स को डील कर देते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि आपने वॉर ऑफ नर्व्स, प्री कॉन्फ्लिक्ट, वाइल कॉन्फ्लिक्ट और पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट में बहुत बुरी तरह आप फेल हुए हैं। वॉर ऑफ नर्व्स में आप पाकिस्तानी अवाम के जज्बात को,
पाकिस्तानी अवाम के जोश और जज्बे को बढ़ा ही सके हैं, घटा नहीं सके, घटा नहीं सके। क्योंकि झूठ जितना भी बोल लें वो सच का मुकाबला नहीं कर सकता। टेम्परेरली टेम्परेरली तो झूठ प्रिवेल कर लेता। हम देखिए, हम रफेल्स गिराने के बाद बहुत सुकून से बैठे हुए हैं। अच्छा, हम सुकून से क्यों बैठे हुए हैं? हम सुकून से इसलिए बैठे हुए हैं, आराम से पता चल जाएगा। अगर रफेल्स गिरे पता चल जाएगा, कोई बात नहीं। मैंने खुद आपके मीडिया में वो क्लिप सुने हैं जिसमें आपके लोग ये दावा कर रहे हैं कि 3 रफाल्स गिरे, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। किसी स्कूल की छत पे अनआइडेंटिफाइड जो है वो मेटल के टुकड़े गिर गए, जहाज गिरा, मेटल के टुकड़े गिर गए, ये रिपोर्ट कर रहे हैं। एक अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट गिर गया, जमीन पे गिर गया, न्यूज़पेपर रिपोर्ट कर रहा है। अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट कैसे गिर सकता है? अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट। आप मानिए आपके रफेल्स गिरे और ये चीजें सामने आ जाएंगी। ये आपने एक और बात भी की, आपने कहा हमारे तमाम पायलट्स बाहिफाजत वापस पहुंच गए। ये भी पता चल जाएगा, ये भी पता चल जाएगा। वेट फॉर इट। मैं सिर्फ इंडियन अवाम को ये कहता हूं, वेट फॉर इट। तो रियलिटी के साथ समझौता कीजिए। रियलिटी ये है कि आप बराबरी की सतह पर तमाम ममालिक से बातचीत कीजिए। बराबरी की सतह पर आपने अगर बांग्लादेश से भी बात करनी है तो बराबरी की सतह पर करें। नेपाल से भी बात करनी है, बराबरी की सतह पर करें। ये आप उस माइंडसेट से निकल आए जो कॉलोनियल माइंडसेट था, हम बड़ी कंट्री है, हम किसी के बराबर क्यों आए। दिस इज मॉडर्न एरा, दीज आर मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स ऑफ इक्वालिटी। आपको चाहे नेपाल क्यों ना हो, भूटान क्यों ना हो, एज अ कंट्री जब आप उनसे बात करेंगे तो आप उनसे बराबरी की बात करेंगे। मैं यही तो बात करता रहा हूं, जो असल पावर्स हैं, जो असल सुपर पावर्स हैं, अमेरिका, चाइना, रशिया, आप देखें कि वो कंट्रीज को कैसे डील करते हैं। किसी का मजाक नहीं उड़ाते हैं, किसी के साथ एग्रेसिव नहीं होते हैं। देखिए ना, सुपर पावर तो वो पावर होती है जो अनचैलेंज्ड होती है। कोई कंट्री क्या रशिया को चैलेंज करता? अपार्ट फ्रॉम सुपर पावर्स देमसेल्व्स, क्या कोई छोटा मुल्क उठ के रशिया को, यूनाइटेड स्टेट्स को, चाइना को चैलेंज करता? नो। व्हाई हैव यू बीन चैलेंज्ड एंड यू आर आउट ऑफ द गेम? व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट अ पावर। जैसी आपके पास ये रियलाइजेशन आई है, अब आप भर गए हैं गुस्से से, आपको समझ नहीं लग रहा किसको पकड़ें, किसी को क्या कहें। और इस गुस्से में अब आप गलतियां करेंगे। टर्की के साथ आप गलती कर रहे हैं, अजरबैजान के साथ आप गलती करेंगे, आप अपने दुश्मन ही बनाएंगे, आप अपने दुश्मन बनाएंगे। आखिर में मेरा तमाम व्यूअर्स को एक मैसेज है कि पीस की बात करें, चाहे वहां से आप जैसी मर्जी बात आपको सुनने को मिले, रहम कीजिए उन पे, क्योंकि वो एक बहुत बड़े शौक से गुजर रहे हैं। उनके लिए इस शौक को बर्दाश्त करना आसान नहीं है। कुछ अरसे तक वो इस शौक में रहेंगे, मगर आप पीस की बात करते रहिए। बहुत जल्द जब वो सोचेंगे कि उनके साथ क्या हुआ और क्यों हुआ, दे विल कम टू टर्म्स विद रियलिटी। हमारी उनके लिए दुआ है कि वो रियलिटी को देखें, समझें और पीस की बात वो भी करें। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट प्रोफेसर अदील अजमत। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।